हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, या फिर कोई चेंज होता है तो वो कितने टाइप का होता है। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। ये कह रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें चेंजेस होते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्पररी। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, उनमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जो टेम्पररी होते हैं उनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो चेंज हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं। इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन विच द रिएक्टेंट और पेरेंट लॉसेस इज आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब कोई नया सब्सटेंस बनता है और नए बनने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसा चेंज जिसमें नई चीज़ें बनती हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और ऐसे चेंज हमारे परमानेंट होते हैं, उनको हम वापस अपनी पुरानी ओल्ड स्टेज में नहीं ला सकते। तो चेंजेस हमारे दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो है टेम्परेरी होते हैं, केमिकल चेंज आप लोगों के परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, उनको वापस से पहले जैसे कर जा सकता है, और केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस अपने आप को चेंज करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो आपका केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओल्ड वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगी। कुछ हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती है जिससे हम केमिकल रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट अ केमिकल रिएक्शन। उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसमें जो पहला है वो है आपका चेंज इन कलर। सबसे पहले अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ केसेस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है या फिर जो सब्सटेंस बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है। नीचे आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। जब आयरन का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड की फैक्टर है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उसमें से गैस भी इवॉल्व होता है, गैस भी निकलता है। द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इज अ क्लियर साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें गैस बबल्स बनते हैं तो वो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन में। एग्जाम्पल दे रखा है, जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि बबल्स फॉर्म करती है। क्या करती है? बबल्स फॉर्म करती है, एक गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। थर्ड आपका की पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इस पॉइंट को समझने से पहले हम प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अब प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है जो आपके सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब घुलता नहीं है या मिलता नहीं है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि आपका बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब आप बेरियम क्लोराइड के साथ करवाओगे तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है आपको बेरियम सल्फेट का। किसका? बेरियम सल्फेट का। फोर्थ की पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। हीट रिलीजेस और एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब करी जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट की बात आ रही है तो हीट से रिलेटेड या फिर गैस से रिलेटेड आपकी दो टर्म्स आती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें उसे हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि हम केमिकल रिएक्शन करवा सकें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का आप लोगों को एग्जांपल दे रखा है कंबशन ऑफ मीथेन। जब आप मीथेन को कंबस्ट करते हो, उसको जलाते हो, तो उसमें से हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप लोगों को एग्जांपल दे रखा है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो वो CaO CO2 दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमें हीट उसको प्रोवाइड करवानी पड़ रही है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को डिकम्पोज कर सके, ब्रेक कर सके। फिफ्थ की पॉइंट है आपका चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट्स में भी चेंज आता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका वाटर का फॉर्मेशन। जो आपका वाटर बनता है वो दो गैसेस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। वो दोनों कंबाइन करके हमें जो प्रोडक्ट देते हैं वो प्रोडक्ट कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैसेस स्टेट से हमें लिक्विड स्टेट की कोई प्रोडक्ट मिला है या सब्सटेंस मिला है, तो इसमें स्टेट भी चेंज होती है। सिक्स्थ है आपका एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट का मतलब लाइट का निकलना। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमारी हीट इवॉल्व होती है, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमारी लाइट इवॉल्व होती है। सम रिएक्शंस प्रोड्यूस लाइट एज एनर्जी इज रिलीज। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज होती है तो वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, जलता है, तो उसमें से एक इंटेंस वाइट लाइट एमिट होती है, एक इंटेंस सी वाइट लाइट निकलती है जो हमें ये दिखाती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट इवॉल्व हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये जो हम की फैक्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने 6 की फैक्टर्स पढ़े हैं, ये हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं। अगर कहीं भी आप लोगों को इनमें से कोई भी की फैक्टर देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेवेंथ है चेंज इन स्मेल। स्मेल चेंज होती है, ऑडोर चेंज होती है किसी भी चीज़ की। द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू ऑडोर सिग्निफाइंस अ केमिकल चेंज। जब भी किसी चीज़ की ऑडोर चेंज होती है, स्मेल चेंज होती है, कोई नई स्मेल आ जाती है उसमें, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल है स्पॉइलेज ऑफ फूड। जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें बहुत फाउल सी ओडोर आने लगती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं रेंसिडिटी। जब भी खाना खराब हो जाता है तो खाने की स्पॉइलेज की, उसकी खराब होने की जो प्रोसेस होती है, उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ फाउल स्मेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब जो खाना खराब हुआ है वो किस वजह से खराब हुआ है, जो खाने के अंदर फैट और ऑयल थे वो एयर की कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्मेल चेंज हो गई और हमारा खाना खराब हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट की पॉइंट है आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कौन सा है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे सम रिएक्शंस प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। उनमें से एकदम एनर्जी निकलती है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो जिस वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल दे रखा है एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। जब आप पटाखे जलाते हैं तो पटाखों में भी केमिकल रिएक्शन होता है, जिस वजह से उसमें से साउंड रिलीज होती है। केमिकल रिएक्शन रिलीज गैसेज एंड एनर्जी विद अ लाउड साउंड। मतलब केमिकल रिएक्शन जो है उसमें से गैसेज रिलीज होती हैं और एनर्जी रिलीज होती है एक लाउड से साउंड के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जो कि है साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने उस वीडियो में चेंजेस की बात की थी, चेंजेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके की फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस हमारे टॉपिक का नाम है। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। जो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है उसको जब हम सिंबल्स में लिखते हैं, उसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन।
फॉर दिस रिएक्टेंट आर रिटर्न इन लेफ्ट हैंड साइड वेयर एज प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। अब केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, अब केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो हम दो पार्ट्स में करते हैं, दो अलग अलग साइड में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्ट करके हमें नया सब्सटेंस देने वाला है, और राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिला है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के टाइप्स की बात करते हैं। वर्ड इक्वेशन पहले होती है। वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिएक्शन इन वर्ड्स, ऐसी रिएक्शन जो किसी भी रिएक्शन को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसको हमने देखा वर्ड्स में। ये जो हमारी इक्वेशन है ये वर्ड इक्वेशन है। सेकेंड टाइप है आपका सिम्बॉयलिक इक्वेशन। सिम्बॉयलिक इक्वेशन को हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मेटल को उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए हमने लिखा है Mg, ऑक्सीजन के लिए लिखा है हमने O2, और उसको जब रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, MgO मिला। अब इस इक्वेशन में मैंने Mg के पहले 2 लगा रखा है और MgO के पहले 2 लगा रखा है। तो ये जो है हमने इक्वेशन की बैलेंसिंग कर रखी है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैलेंसिंग की बात हम आगे करेंगे, उससे पहले आगे देखते हैं उसकी डेफिनेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो इक्वल होते हैं। जैसे नीचे एक बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल दे रखा है, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2O। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं रिएक्टेंट में बात करूँ तो जो Fe है उसके मेरे पास 3 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में भी Fe के मेरे पास 3 एटम्स हैं। तो Fe के पहले, रिएक्टेंट साइड में Fe के पहले जो 3 लगाया है वो उसको बैलेंस करने के लिए लगाए, ताकि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों साइड में बैलेंस्ड रहें। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है? फॉर सॉलिड्स, अगर सॉलिड्स की बात करें, हमने वीडियो 1 में पढ़ा था कि जो भी केमिकल इक्वेशन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन जो भी होता है तो उसमें उसकी स्टेट चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है, या सॉलिड से गैस हो जाता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ ऐसी है जो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका सिंबल क्या होता है? एस। उसको हम एस से डिनोट करते हैं। जो लिक्विड है, लिक्विड को हम एल से डिनोट करते हैं। जो गैसेज है, गैसेज के लिए जी यूज़ करा जाता है। कोई भी अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में है वो, तो उसके लिए AQ हमारा सिंबल होता है, AQ लगाते हैं एक्वस फॉर्म के लिए। अगर रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आपने रिएक्शन करवाई और उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, गैस निकल रही है उसमें से, तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था प्रेसिपिटेट क्या होता है। एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, उसके बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे अगर कहीं पे भी लिखा है किसी रिएक्शन में तो वो प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है। The reactants are on the left hand side of the arrow while the products are on the right hand side। हमने पहले बात करी इस बारे में कि जो अगर हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीच में उसके एक एरो होता है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रिएक्टेंट साइड होती है, और एरो के राइट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रोडक्ट साइड होती है। अब प्लस साइन लिंक्स द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टुगेदर। आप लोग नीचे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, उसमें जगह जगह प्लस का साइन है। तो ये जो प्लस का साइन है वो एटम्स को या फिर वो कंपाउंड्स को जोड़ता है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन में प्लस का साइन कंपाउंड्स या एटम्स को जोड़ता है। आगे अब हमारा है कि बैलेंस्ड, अगर हमें कोई इक्वेशन बैलेंस करनी है तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है राइट द स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन मतलब जो आपको इक्वेशन गिवन है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन।
स्टेप 1 की बात करते हैं। राइट द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन विद करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहला जो स्टेप है आपका, वो आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, मतलब जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है करेक्ट रिएक्टेंट और करेक्ट प्रोडक्ट के साथ आपको वो अच्छे से नोट डाउन करनी है। एग्जाम्पल दे रखा है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर को फॉर्म करने के लिए। तो जो हमारी स्केलेटल रिएक्शन है वो क्या है, H2 प्लस O2, जिससे हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, H2O मिल रहा है। अब इस इक्वेशन में अगर हम एटम्स देखें, पहले रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं। रिएक्टेंट साइड में मेरे O के 2 एटम्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में O का एक ही एटम है, तो ये रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड है। सेकेंड स्टेप को देखते हैं। काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के आपको एटम्स काउंट करने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। H2 प्लस O2, सबसे पहले रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट साइड में हमारे 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। मतलब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। अब हमें बैलेंस किसे करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप जो है हमारा, बैलेंस द एटम ऑफ वन एलिमेंट एट अ टाइम। अगर आप कोई भी रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही एटम को बैलेंस करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि आपकी बैलेंसिंग गलत हो जाए। स्टार्ट विद द एलिमेंट दैट अपीयर्स इन द लीस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आपको बैलेंसिंग उस एटम से या उस एलिमेंट से स्टार्ट करनी है जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम है। सबसे कम जिसके नंबर्स ऑफ एटम होंगे सबसे पहले आपको उसको बैलेंस करना है। ये कह रहा है H2 और O2 में H2O बना हमारे पास, तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ O2 में अपीयर हो रहा है। किस में अपीयर हो रहा है, O2 में अपीयर हो रहा है। बैलेंस्ड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम अगर ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे तो हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। ये कह रहा है रिएक्टेंट के पास 2 ऑक्सीजन एटम है लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा H2O है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे तो ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है और अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे O के 2 एटम्स हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप ये बोल रहा है रीचेक एंड बैलेंस रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब आपने एक एलिमेंट को क्या करा है, बैलेंस कर दिया। अब एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद पहले आपको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन पूरी अच्छी तरह बैलेंस हो गई, क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड रह गया है। अगर कोई एटम या फिर कोई एलिमेंट अनबैलेंस्ड रह गया है तो अब आपको उसको बैलेंस करना है। जैसे ये कह रहा है हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब हमें हाइड्रोजन को चेक करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से कहीं हमारा हाइड्रोजन तो इनबैलेंस नहीं हो गया। देखो यहाँ पे देखते हैं, H हमारे पास 2 है, रिएक्टेंट साइड में H के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में अब हमारे पास H के 4 एटम्स हो गए। क्योंकि प्रोडक्ट पे पहले ही 2 एटम्स थे और हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 4 हो गया। तो इसलिए अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड पे। अब देखो, अगर हम रिएक्टेंट साइड में H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 4, मतलब H के हमारे पास कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। तो अब आप नीचे इक्वेशन देखो, 2H2 मतलब 2 प्लस 2, 4 एटम्स हो गए हमारे पास हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में भी 2 प्लस 2 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन देखें तो 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन देखें तो उसमें भी 2 एटम्स हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ, हमने अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करा जाता है। सबसे पहले आप अपनी स्केलेटल इक्वेशन लिखें, उसमें देखें कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर जो आपका सबसे छोटा नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसके पास कम एटम्स हैं उसको सबसे पहले बैलेंस करें। उसके बाद अपनी इक्वेशन को दोबारा रीचेक करें कि ये पूरी बैलेंस है या अब भी कुछ कोई एलिमेंट या कोई एटम ऐसा रह गया है जो इम्बैलेंस है। उसके बाद आप उसको बैलेंस करें एंड देन फिर आप क्या करें, दोबारा उसको रीचेक करें कि आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हैं या नहीं। तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आपको क्या करना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट स्टेप है वो है वेरीफाई द इक्वेशन। इक्वेशन को वेरीफाई करना है।
नंबर ऑफ एटम काउंट करो हर एक एलिमेंट के, बोथ साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। जैसे नीचे कह रही है रिएक्टेंट साइड पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 4 है, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी 4 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब हमारे हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग पेपर में आती है, 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क्स में भी आ जाती है। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जो स्टेप्स मैंने इस नोट्स में लिखवाए हैं उनको आप नोट डाउन करें और उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग करना ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। टाइप 1 है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन का टाइप 1 है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास जो कंबाइन होके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें, ए और बी वो कंबाइन होके हम एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हो रखा है। CaO और CO2 दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट CaCO3 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, CaCO3 दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसके की फीचर्स की बात करें तो यूजुअली एक्सोथर्मिक रिलीजेस एनर्जी। अभी कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो ज़्यादातर क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी हम अपनी पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब वो हीट रिलीज करती है। सेकेंड है कॉमन इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जहाँ पे भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। टाइप 2 की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो टाइप 2 है हमारा वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अब ये कह रहा है एक सिंगल कंपाउंड है, रिएक्टेंट में हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है जो अपने आप को ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। A reaction occur when a complex is broken down into 2 or more component using heat or electricity। अब ये क्या कह रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वहीं पे होता है जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आप को ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा क्या देता है, प्रोडक्ट्स देता है। अब वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी लेता है ताकि वो अपने आप को डीकम्पोज कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन अकर व्हेन अ सब्सटेंस डीकम्पोजेस ड्यू टू हीट। अब थर्मल डीकम्पोजिशन कब होता है, जब भी कोई सब्सटेंस हीट की हेल्प से टूटता है, हीट एनर्जी की हेल्प से टूटता है तो वहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। वेयर एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन अकर व्हेन अ कंपोनेंट डीकम्पोज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल डीकम्पोजिशन तो हीट की वजह से होता है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में अगर कोई कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटेगा। तो डीकम्पोजिशन कौन सा, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल डीकम्पोजिशन जो है उसमें हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग अ सब्सटेंस विद लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस। अब जो फोटोलिसिस है वो क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करता है, लाइट की हेल्प से टूटता है तो उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। जनरल इक्वेशन देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ए बी हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है, एक कंपाउंड है ए बी जो अपने आप को ब्रेक कर रहा है और 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ए और बी। ए बी एक सिंगल कंपाउंड है जो अपने आप को ब्रेक करके 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, मतलब पानी को हम तोड़ रहे हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस में किससे ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। H2O है वो अपने आप को ब्रेक कर रहा है H2 में और O2 में, मतलब वाटर H2O अपने आप को ब्रेक कर रहा है H2 में और O2 में। तो H2O एक सिंगल कंपाउंड है जो अपने आप को ब्रेक करके H2 और O2 दो अलग कंपाउंड्स दे रहा है।
इसकी की फीचर्स की बात करें, की फीचर से पहले एक और एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। CaCO3 है, एक सिंगल कंपाउंड CaCO3 है जो अपने आप को ब्रेक डाउन होके क्या दे रहा है? CaO दे रहा है और CO2। एक सिंगल कंपाउंड CaCO3 था जो ब्रेक डाउन होने के बाद CaO और CO2 दो अलग अलग क्या दे रहा है? प्रोडक्ट्स दे रहा है। इसके की फीचर्स देखें, रिक्वायर एनर्जी इनपुट। अब ये क्या कह रहा है कि इसको एनर्जी इनपुट रिक्वायर होता है, मतलब एनर्जी इनपुट चाहिए होता है, क्योंकि डीकम्पोजिशन में जो कंपाउंड है वो अपने आप को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के लिए उसको कुछ चाहिए, तो वो एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन करता है। अब वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कह रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? उसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे। लेकिन डीकम्पोजिशन क्या है? एक सिंगल कंपाउंड है, वो अपने आप को ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा क्या दे रहा है? प्रोडक्ट्स दे रहा है, प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है थर्ड टाइप? सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इट अकर्स व्हेन द एटम ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस द एटम ऑफ अनदर इन अ कंपाउंड। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है? जब एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम को रिप्लेस कर देते हैं, तो वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जनरल इक्वेशन की बात करें, ए आपके पास एक एलिमेंट है और बी सी एक कंपाउंड है। ए आपके पास एक एलिमेंट है और बी सी एक कंपाउंड है। प्रोडक्ट देखें तो ए सी एक कंपाउंड फॉर्म हो गया और बी आपका अलग हो गया, सेपरेट हो। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl। अब हम जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, Zn की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? ZnCl2 मिलता है और H2 मिलता है। मतलब जो हमारा जिंक अलग था, अब उसने कंपाउंड फॉर्म कर लिया Cl के साथ। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे Zn अलग था, हमारा सिंगल था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे वो ZnCl2 बन गया। अब जो Zn है उसने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो Zn होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, तो उसने क्या करा? Zn ने H को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। अब हम आयरन की रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। Fe की रिएक्शन करवा रहे हैं CuSO4 के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया। अब Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Fe क्या है? Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। फोर्थ टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है फोर्थ टाइप? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम मेटाथीसिस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या हो रहा था? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक्सचेंज हो रहे थे या रिप्लेस हो रहे थे। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा डबल दो चीजें डिस्प्लेस होंगी, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। अब हमारे पास दो अलग अलग कंपाउंड हैं, उनके आयंस एक्सचेंज होते हैं ताकि दो नए कंपाउंड बन सके, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथीसिस रिएक्शन। जनरल इक्वेशन की बात करें तो ए बी और सी डी दो अलग अलग कंपाउंड हैं। किसमें? रिएक्टेंट अगर हम देखें तो ए बी और सी डी दो अलग अलग कंपाउंड हैं। प्रोडक्ट में हमारा ए डी और बी सी दो नए कंपाउंड फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। आयंस क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, आयंस डिस्प्लेस हो गए या रिप्लेस हो गए। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। अब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारा NaNO3 बन गया और AgCl बन गया। हो गए, आयंस एक्सचेंज हो गए दोनों कंपाउंड्स के बीच में। अब इस रिएक्शन के सामने आपको दिख रहा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखा है, तो ये जो रिएक्शन है वो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है आपको वो नहीं पता, तो आप लोग जाके हमारी पहली वीडियोस में देख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। HCl हमारा एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl फॉर्म हो रहा है और H2O फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों के बीच में आयंस रिप्लेस हो गए हैं, तो ये क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ।
अब इस रिएक्शन के सामने लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका नाम है। मतलब जब भी एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट, NaCl जो है कॉमन सोल्ट होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको अब तक की चारों रिएक्शन क्लियर हुई होंगी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, वो कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जो हमारे सॉल्यूशन में डिजॉल्व या सॉल्युबल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब वो डिजॉल्व नहीं होता तो वो क्या करता है, बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल है BaCl2 को हम Na2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है BaSO4 और NaCl। क्या मिल रहा है, BaSO4 और NaCl। अब NaCl क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, हम अभी पीछे देख के आए हैं, तो सॉल्ट फॉर्म हुआ और BaSO4। अब ये जो BaSO4 है ये आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल है, उसमें जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा, तो ये बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। सेकेंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमने पीछे बात की है, जब हम एक एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, HCl हमारा एसिड है, जब हम HCl एसिड को NaOH बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो NaCl सॉल्ट फॉर्म हुआ और H2O वाटर रिलीज हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, वाटर रिलीज हुआ और सॉल्ट फॉर्म हुआ। आगे बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है कंबशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है हीट या लाइट की फॉर्म में, तो वहां पे कंबशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है। जनरल फॉर्मूला देखते हैं इसका, फ्यूल मतलब कोई भी सब्सटेंस है जब वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। देखिए कंबशन रिएक्शन है तो कंबशन रिएक्शन में एनर्जी तो मस्ट है, तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो एनर्जी तो रिलीज करेगा ही करेगा, हीट या लाइट की फॉर्म में, तो जहां पे भी कंबशन रिएक्शन हो रहा है वहां पे एनर्जी मस्ट है। एग्जाम्पल की बात करें CH4, मीथेन जब O2 के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 फॉर्म होता है और H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और H2O वाटर फॉर्म होता है। इसके साथ क्या होगा, वहां पे एनर्जी निकलेगी, अब वो हीट या लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब ये कह रहा है कि जो कंबशन रिएक्शन है वो हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। हमने देखा इसमें एनर्जी रिलीज होती है हीट या लाइट की फॉर्म में। अब जहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो जो कंबशन रिएक्शन है वो हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब हमने टाइप 1 पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और कंबशन थोड़ा सिमिलर है ये सुनने में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट है, वो क्या होते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जबकि अगर कंबशन की बात करें तो कंबशन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो दोनों चीजें अलग हैं, कंफ्यूज ना हो। ज्यादातर ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। सेकंड देखते हैं, प्रोड्यूस फ्लेम, हीट एंड समटाइम्स लाइट। अब ये कह रहा है कि जो कंबशन रिएक्शन है वो हीट, लाइट या फिर फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो फ्लेम की फॉर्म में हो सकती है, हीट या लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके की टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन का गेन होता हुआ दिखाई दे या इलेक्ट्रॉन लॉस होता हुआ दिखाई दे तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होती है, ऑक्सीजन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है।
एग्जाम्पल देखते हैं, Fe को जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो FeCl3 बन रहा है, FeCl3 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? Fe ऑक्सीडाइज हुआ है। अब Fe ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब उसने क्या करा है? या तो उसने ऑक्सीजन गेन करा है या फिर उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है। Cl रेड्यूस हुआ है, अब Cl रेड्यूस हुआ है तो Cl ने क्या करा है? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करा है या फिर ऑक्सीजन लूज करा है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस दैट कैरीज आउट ऑक्सीडेशन। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट कैरीज आउट रिडक्शन, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो टर्म्स तो ये हुई। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये चार मेन टर्म्स हैं हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की। अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं। कैसी? रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल बता रहा है कि हमारी डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होती है। रिडॉक्स में मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, दो टर्म्स दिए हैं इसने, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब उनके बारे में समझते हैं। कोरोजन क्या होता है? द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विद मॉइस्चर, एयर और केमिकल इन द एनवायरमेंट। जब भी हमारे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में कोई मेटल जो है वो क्या करना शुरू कर देती है? खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो एयर की, वाटर की या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो जो मेटल है वो खराब होना शुरू हो जा रहा है। क्या हो रहा है? खराब होना शुरू हो गया है। तो जब डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए? डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होना शुरू हो जाए उसके ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जब रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, तो वो क्या है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टील की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। अब उन पे जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उन पे एक रेड ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। रस्ट मतलब वो जंग की लेयर है जो उस पर बन चुकी है। अब वो लेयर क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि वो जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने से वो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ऑक्सीडाइज हुई हुई जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लगते हैं, वो वीक होने लगते हैं। कोरोजन की बात करें, कोरोजन और रस्टिंग वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर आपका स्टील या आयरन का ऑब्जेक्ट है जिसपे कोरोजन हो गया है तो वो क्या होगा? वीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जाके वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। अब कुछ स्ट्रक्चर है जैसे कि रेलिंग्स है, कार बॉडीज़ है, ब्रिज है या फिर शिप है। शिप की बॉडीज़ हुई, कार बॉडीज़ हुई, हमारे घरों में विंडोज़ होते हैं आयरन के, स्टील के, या फिर गेट होते हैं। तो इन किसी भी चीज़ में कोरोजन हो सकता है। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचने के लिए कुछ मेथड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है बाय पेंटिंग। अब कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर रस्टिंग हो रही है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? पेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मेटल पे या स्टील पे पेंट करते हैं तो वो पेंट क्या है? बैरियर का काम करता है। जो हमारा मेटल का ऑब्जेक्ट है और जो भी हमारा फैक्टर है जो कोरोजन करवाएगा, तो उनके बीच में हम एक लेयर बना रहे हैं। किसकी लेयर? पेंट की लेयर, जो उनको कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती। हम ग्रीजिंग भी कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं मेटल या स्टील के सरफेस पे। उसके अलावा गैल्वनाइजेशन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब जब भी हम आयरन या स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिंक की एक लेयरिंग कर देते हैं ताकि क्या ना हो? उन पे रस्टिंग या कोरोजन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स यूज्ड इन रूफ। अब जो छत होती हैं, जो घरों की छत होती है, उसमें गैल्वनाइज्ड शीट यूज होती हैं आयरन की। गैल्वनाइज्ड शीट मतलब उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग होती है ताकि अगर बारिश वगैरह हो या फिर वो एयर के कांटेक्ट में आए तो उस पर रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट देखते हैं रेंसिडिटी। द स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर रिजल्टिंग इन अ बैड स्मेल एंड टेस्ट। अभी क्या कह रहा है? जो फूड होता है, जो खाना होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें फैट और ऑयल होते हैं।
तो जब वो फैट और ऑयल जो है खाने के अंदर, वो एयर की कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में जब वो फैट और ऑयल आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने की स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। आम भाषा में कहूँ तो जब खाना खराब हो जाता है तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के जो मेथड्स हैं, मतलब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के जो मेथड्स हैं उनको देखते हैं। फूड शुड बी प्लेस एट लो टेम्परेचर। जो हमारा खाना है उसको लो टेम्परेचर पे प्लेस करना चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ का टेम्परेचर कम हो। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी। अगर हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, उससे बच जाता है। अगर हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो खाना क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, बच जाता है, तो उसमें रेंसिडिटी नहीं होती। पैकिंग मटेरियल शुड रिप्लेस द एयर विद नाइट्रोजन। जो पैकिंग मटेरियल होता है, पैकिंग का जो खाना होता है, उसमें हमें एयर की जगह नाइट्रोजन गैस डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, खाने को खराब नहीं होने देता। मिनिमाइज द यूज ऑफ सॉल्ट इन फ्राइड फूड। जो फ्राइड फूड होता है, ऐसा खाना होता है जो फ्राई करके खाया जाता है, तो उसमें हमें सॉल्ट कम से कम डालना चाहिए, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, उसमें रेंसिडिटी ना हो। तो ये था हमारे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशन के कुछ मेन टर्म्स, और हमने सारे रिएक्शंस के टाइप पढ़ लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।